ऐतिहासिक अवसर है। इस महाविद्यालय परिसर में मेरा कुल दूसरी बार आना हुआ है। पिछली बार आया था तो कौतूहल से हर भवन, हर रचना, उस पहले अखाड़े से लेकर के और एम्फी थिएटर तक सारी रचनाओं को कुतूहल के साथ देख रहा था। तभी मन में आया था कि दो विदर्भ क्षेत्र की इन दो ऐतिहासिक संस्थाओं के बीच कोई रिश्ता होना चाहिए। दोनों का संबंध गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों का संबंध भारत को उसके स्वत्व पर खड़ा करने का अभियान है। शरीर स्वस्थ हो और भाषा स्वच्छ हो तो मनुष्य वास्तव में मनुष्य के रूप में विचार कर सकता है, अपने को मनुष्य मान सकता है। और दोनों, शरीर का स्वास्थ्य और भाषा की स्वच्छता, ये न तो पराई प्रविधि से स्वास्थ्य रक्षण हो सकता है और न तो पराई भाषा से मन और मेधा की स्वच्छता हो सकती है। इस दृष्टि से भी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की भूमिका इस देश की रचना में महत्वपूर्ण है। आज जब हम एक विशिष्ट, बहुत ही तकनीकी विषय पर एक कार्यशाला के लिए एकत्रित आए हैं, तो सबके मन में एक आमोद का अवसर तो है। एक व्यायाम के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित, किंतु भारत की श्रेष्ठतम और प्राचीनतम संस्था के रूप में स्थापित महाविद्यालय विद्यापीठ के रूप में अपना नया आकार ग्रहण करने की बेला में दस्तक दे रहा है। यह एक सपना था वैद्य जी और वैद्य जी के पूर्वजों का कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का विश्वविद्यालय बनेगा। वह अब कुछ दिनों की बात है। मैं प्रार्थना तो ये करूंगा कि महाविद्यालय के रूप में इस संस्था का यह आखिरी कार्यक्रम हो और अगली बार जब हम किसी कार्यक्रम के लिए मिलें तो एक विश्वविद्यालय के रूप में मिलें। और दोनों विश्वविद्यालय फिर एक साथ मिलकर के इस देश में शरीर और वाणी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में नई पीढ़ी के निर्माण का अपना योगदान श्रेष्ठ रीति से कर सके। विषय तो महत्वपूर्ण है, पर मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। प्रोफेसर प्रसाद जी एक साइंटिस्ट हैं। वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग अपनी लेबोरेटरीज में अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए और डाटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं। मैं तो कर्कश तर्क का विद्यार्थी हूं। ये डाटा से आगे बढ़ करके जब उस डाटा की प्रोसेसिंग के बाद इन्फरेंस का काम होता है, अनुमान लगाने का काम होता है, निष्कर्ष निकालने का काम होता है, तो मेरे जैसे लोग पक्के पकाई खीर को लेकर के उसका स्वाद लेते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को किस रूप में समझा जाए? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये एप्लीकेशन किसका हो रहा है? वस्तुतः
स्टैटिस्टिक्स स्वयं में एक टूल से अधिक नहीं है। दैट इज अ टूल, दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज अ मॉडल। पूरा मैथमेटिक्स से एक मॉडल साइंस है। उससे आगे बढ़ेंगे कि तो एक एनालिसिस, प्रोसेसिंग और सिंथेसिस की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया तो दिखता है लेकिन नया होता नहीं है। अब इसको सामान्य तौर पर समझे, 2+2=4, इसमें नया क्या है? तो नया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 2+2 के बाद हम एक नए रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे होते हैं, 4 के रूप में, तो स्थितियों को बदल तो देता है। मनुष्य से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के अध्ययन की शाखाएं हैं, वो विज्ञान होगी, तकनीक होगा, मानविकी होगी, समाज विज्ञान होगा, ललित कलाएं होंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स होंगे, सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी सांख्यिकीय प्रक्रिया का पालन तो करता है। प्रसाद जी ने उसकी तरफ संकेतित किया। लेकिन ये वैसा ही है जैसा हर वह व्यक्ति जो पागल और मंदबुद्धि नहीं है, वह तर्क करता है। लेकिन तर्क के नियमों का उसे ज्ञान हो, यह कोई जरूरी नहीं है। बिना तर्क के, बिना युक्ति के, बिना गणना के, बिना एक प्राकलित निर्णय के मनुष्य सचेत रूप से एक कदम भी नहीं बढ़ाता है। और प्राकलित गणना के बाद निष्कर्ष निकाल करके उसे एक ज्ञान के रूप में, एक बोध के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सांख्यिकीय अध्ययन का, स्टैटिकल स्टडीज का प्रारंभिक स्वरूप है। और यह प्रारंभिक जो स्वरूप है, वास्तव में यही अप्लाइड स्वरूप भी है। क्योंकि डाटा बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डाटा बढ़ेगा, स्कोप ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो गणना की प्रक्रिया बढ़ेगी, विश्लेषण का तरीका बदलेगा, लेकिन विश्लेषण नहीं बदलता है। ये इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स के विद्यार्थी समझे इसको। अब 100 मीटर की दौड़ में वह आप ट्रायल की फील्ड पर हो, प्रैक्टिस की फील्ड पर हो, या किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में हो, आपकी दौड़ने की प्रविधि नहीं बदलती है। प्रविधि तो वही होती है, लेकिन उसमें बदलता क्या है, और जो बदलता है वो बदलता कैसे है? तो कुछ दिनों बाद जब अभ्यास करते करते और अपने स्पोर्ट्स को सीखते सीखते एक स्प्रिंटर के रूप में हम थोड़ी एनाटॉमी जान लेते हैं, थोड़ी फिजियोलॉजी जान लेते हैं, थोड़ी बायोफिजिक्स भी जान लेते हैं और बायोकेमिस्ट्री भी जान लेते हैं। फिर हम जान लेते हैं कि हम जिस प्रविधि से दौड़ रहे हैं, इसमें किस ढंग से सुधार करना है कि अधिकतम गति उत्पन्न की जा सके। मनुष्य की सामान्य जो गणना की प्रक्रिया है, तर्क की प्रक्रिया है, युक्ति की प्रक्रिया है, सांख्यिकी इससे अलग कुछ भी नहीं है। मैं गणित का विद्यार्थी नहीं हूं, सांख्यिकी का कतई नहीं हूं, विशुद्ध दर्शन का विद्यार्थी हूं। इसलिए इसके बारे में मैं जब कह रहा हूं तो एक सामान्य मनुष्य की बात आप मानिएगा। लेकिन आज दूसरी भी चुनौतियां हैं। 2-3 चीजों के प्रति विज्ञान के क्षेत्र में भी रुचि आई है,
जिसके कारण से जिनको पॉजिटिव साइंसेस कहते हैं, उन पॉजिटिव साइंसेस में एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और साइंस की फील्ड में भी, टेक्नोलॉजी से अलग साइंस की फील्ड में भी अप्लाइड साइंसेस की बात हो रही है। नई थ्योरीज नहीं आ रही हैं, नए स्पेकुलेशन नहीं हो रहे हैं, नए ढंग से दुनिया का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण आज जिन दो तीन चीजों की बड़ी चर्चा आई है, हमारे साथ जो विद्यार्थी बैठे होंगे उनके पास ये जो एक छोटा सा यंत्र है जो हम सबकी बुद्धि से बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो सारे काम कर रहा है, उसमें एक नया उपकरण जुट गया है जिसको हम एआई बेस्ड लैंग्वेज प्रोसेसर के रूप में जान रहे हैं, लैंग्वेज मॉडल के रूप में जान रहे हैं। जीपीटी, चैटबॉट इत्यादि इत्यादि तमाम नामों से वो आया हुआ है। उसकी प्रक्रिया और गणना की जिस ढंग से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है, मनुष्य के अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, मनुष्य के पास सूचनाएं, डेटा बढ़ता जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो गणना की प्रक्रिया में मनुष्य ने अपनी मेधा के स्थान पर मशीन का उपयोग करना प्रारंभ किया। मशीन का जो उपयोग किया वो एल्गोरिज्म के आधार पर कर रहे हैं। एल्गोरिज्म के आधार पर कर रहे हैं तो उसमें एल्गोरिज्म नेचुरल मैथमेटिक्स का नहीं है। सिंबल्स के आधार पर मैथमेटिक्स की जो हमारी गणना है उसके आधार पर नहीं है, बल्कि वह एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की गणना के आधार पर, बाइनरी मैथमेटिक्स के आधार पर है। अब यह विचार किया जाए कि हम आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर जा रहे हैं। हम क्या उस पीछे की ओर नहीं लौट रहे हैं जब मनुष्य बाइनरी सिस्टम में गणना कर रहा था? गति बढ़ी होगी, प्रतिभा का विकास हुआ है क्या? जैसे जैसे मनुष्य अपनी मेधा को मशीन के हवाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले करता जाता है, कृत्रिम मेधा के हवाले करता जाता है, वो कैलकुलस के लिए बने हुए लकड़ी के यंत्रों से लेकर के और एडवांस कंप्यूटिंग मशीन तक, जिस जिस ढंग से मनुष्य मशीन के हवाले अपने को करता जाता है, उसकी मेधा का संकुचन होता है। और मेधा का जब संकुचन होता है तो मनुष्य की क्षमता कम होती है, मशीन की बढ़ती है। और जब मशीन की बढ़ती है तो जो समस्याएं समाज के अंदर आती हैं और जीवन के अंदर आती हैं वो मानविकी की समस्या है। हमारे भावनात्मक रिश्तों की समस्या है, हमारे जीवन में साहस की समस्या है, हमारे जीवन में खतरे उठाने, प्राकलित खतरे उठाने, नए लक्ष्य तय करने की समस्या है। क्योंकि मशीन चाहे जो कर सकती है वो नया नहीं कुछ भी कर सकती है। वो तो इनपुट आउटपुट के माध्यम पर ही चलेगी। आप जो इनपुट करोगे उसको विविध रूप से एनालाइज तो कर सकती है। उसके कारण से क्या होता है, वो ज्ञान में नयापन नहीं आता है, अरुचि उत्पन्न होती है। अरुचि जब उत्पन्न होती है तो मनुष्य भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ता है। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स एक रास्ता है जब मनुष्य के जीवन के अंदर रुचि न उत्पन्न हो, उसके अंदर करज की कमी न हो, उसके अंदर साहस बना रहे, उसके अंदर लक्ष्य तय करने और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जिजीविषा बनी रहे, डिजायर बना रहे। मनुष्य हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहे हु इज ऑलवेज इन क्वेस्ट टू कॉन्कर द कॉस्मॉस। इस खोज में कि इस दुनिया को कैसे जीता जा सकता है, इस ब्रह्मांड को कैसे जीता जा सकता है, अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी मेधा के द्वारा,
मशीन के द्वारा नहीं। मशीन के द्वारा जीतने के जितने भी यत्न हुए हैं, उसने एक ही चीज बनाए हैं, नाशक हथियार बनाए हैं। खेलों का जो विकास बाद के दिनों में हुआ है, उन्होंने इन नाशक हथियारों के प्रति मनुष्य की जो अदम्य लालसा थी उसको कम किया है। मनुष्य जीतना जो चाहता है, युद्ध के मैदान में जीतने वाला मनुष्य नाश के रास्ते विजय की कामना करता है। खेल के मैदान में जो जीतने की कामना करता है, जीतने के यत्न करता है, तो वह सृजन के मार्ग से विजय की कामना करता है। आज दुनिया के सभी विज्ञानों के सामने एक चुनौती आई है कि हम क्रिएटिविटी को कैसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि मशीन का गणना के लिए उपयोग करने के कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इन दोनों को अगर एक साथ कर लेते हैं तो मनुष्य की गणना की क्षमता तो बहुत बढ़ गई है। गणना की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये एआई और लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज मॉडल, कविता करने वाली मशीन भी बनाने की स्थिति में आ गए। परंतु क्या मनुष्य को मनुष्य बनाने की मशीन बनेगी? इसके लिए एक चुनौती है। आज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक नए ढंग से कॉग्निटिव साइंसेस के क्षेत्र में सोचना पड़ेगा, मैथमेटिकल साइंसेस के क्षेत्र में नहीं। संज्ञानात्मक विज्ञानों के क्षेत्र में फिर से लौट करके आना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विज्ञानों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई रिश्ता बनना चाहिए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये सोचने का तरीका शरीर और बुद्धि दोनों मनुष्य का किस प्रकार से विकसित हो, जिसके विकास की गति अब सीमित हो गई है। आप सब स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को भी दिखाई दे रहा होगा कि लगातार स्पोर्ट्स की फील्ड में, विशेष करके ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में, तेजी से रिकॉर्ड टूट नहीं रहे हैं, लोकल लेवल पर हो और चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो। तो एक संतृप्तता वहां भी आई हुई है। इस संतृप्तता के का विचार करें तो आज अगर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का उद्देश्य सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, स्कोप ऑफ पॉपुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सैंपल एरिया, process of random sampling, collection of data, analysis of data, processing of data, synthesization of data, and the deduction or making conclusion and inference on the base of the data, अगर यही है तो यह एक मशीन कर सकती है हमसे बेहतर। मनुष्य के रूप में एक नई प्रकार की चुनौती है कि क्या गणित का और सांख्यिकी का जो अभी तक का विकास है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत है, वह मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। इस मशीनी प्रक्रिया और मनुष्य की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बीच कोई संबंध बनाते हुए स्टैटिस्टिक्स का अनुप्रयोग करते हुए हम नए ज्ञान की संभावनाओं के, नए अप्लाइड नॉलेज के संभावनाओं के, वह स्पोर्ट्स की फील्ड हो या सोशल साइंसेस की, वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड हो या जूलॉजी की, उनमें नए प्रकार की संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। वो एक किसी एक कार्यशाला से बात नहीं बनने वाली है, लेकिन एक कार्यशाला यदि मन में आपके भाव जगा दे, थोड़ा यह सोचने की दृष्टि ले दे, तो इसकी चरितार्थता हो सकती है और एक खिलाड़ी तो कर सकता है। सामान्य तौर पर एक एकेडमिक्स जो होता है और एक जो साइंटिस्ट होता है, ये खतरे उठाने से बचता है और खिलाड़ी को हर रोज
फील्ड में खतरे उठाने पड़ते हैं। आज डिलिमिटेशन ऑफ माइंड का प्रश्न है। Human mind is continuously going to be limitized by the cognitive machines, the natural cognitive process और मशीन लर्निंग के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है, जिसमें नेचुरल कॉग्निटिव प्रोसेस, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस जो मनुष्य का विकास करती है, उसके सामने चुनौती आई हुई है। वस्तुतः अप्लाइड एस्थेटिक्स, मैथमेटिकल नॉलेज, साइंटिफिक मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजीज, इन सब के बारे में एक बात पक्की आपको बता दूं, दुनिया में कोई भी बड़ा परिणामी रिसर्च आज तक रिसर्च मेथोडोलॉजी का 100% पालन करके नहीं हुआ है। कभी अधिकतम ऐसे हुए हैं जिसमें किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग नहीं था, उसमें एक करज था, एक संकल्प था, एक समझने और जानने की कोशिश थी और उसका परिणाम आया। लेकिन ये मेथोडोलॉजी का काम मशीन करे, लेकिन मशीन हमको नियंत्रित न करे। जब भी कैलकुलेशन की कोई मशीन आती है, वो पास्कल वाली मशीन ही क्यों ना हो, छोटी वाली, वह मनुष्य की मेधा को हरा देती है। कैसे हरा देती है? तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर विचार करने वाले एक मैथमेटिशियन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक दांव में गंवा दी। उसने दावा किया कि मैं यह दावा कर रहा हूं, मेरे सामने से सड़क के बाईं ओर से आने वाला हर पांचवा व्यक्ति महिला होगी। उसके मित्र ने मजाक में दावा लगाया कि मैं वादा करता हूं कि आने वाले पहले 100 व्यक्ति केवल पुरुष होंगे। उसने कहा, जानते हो प्रोबेबिलिटी कितनी है? इतनी तो समुद्र में बूंद की भी स्थिति नहीं बनती है। उसने कहा कि मैं इस पर 100 पाउंड लगाने को तैयार हूं। एक मैथमेटिशियन अपने कैलकुलेशन के आधार पर कहता है मैं अपने पूरे जिंदगी की कमाई लगा सकता हूं, और तब तक आर्मी का बैंड बजता है और मिलिट्री की एक पूरी बटालियन मार्च करते हुए सड़क से गुजर जाती है। This is the difference between calculative research and natural process of learning. इस डिफरेंस को समझते हुए मनुष्य की मेधा, मनुष्य के करज, मनुष्य के द्वारा असंभव को प्राप्त करने, स्वीकार करने और उसे साकार करने का जो लक्ष्य है, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। अन्यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कालखंड मनुष्य को सीमित बना रहा है। हम सब आप इस मशीन के माध्यम से अपनी सीमाओं का बोध कर रहे हैं, अपनी कमियों का बोध कर रहे हैं, जबकि मनुष्य की क्षमता सीखने जानने की अनंत है। वह अपनी बनाए हुए मशीन का गुलाम नहीं हो सकता है। ये पक्की बात है। लेकिन अगर मनुष्य को अपनी बनाई हुई मशीन का गुलाम नहीं होना है, तो ये जो युवा पीढ़ी सामने बैठी हुई है, इसको इस चैलेंज को स्वीकार करना हो। ये एक मशीन अंतिम मशीन नहीं है, ये हमारी मेधा से बड़ी मशीन नहीं है। हमारी मेधा और ये मशीन मिलकर के मनुष्य के उपकार के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नई रचनाओं का प्रयोग करेंगी, और यही वस्तुतः रियल फॉर्म ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होगा। इस अनुरोध के साथ आप सबका आह्वान करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद माननीय रजनीश कुमार शुक्ल जी। आपने आपके ओजस्वी वाणी से इस 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत
जो सभी रिसर्च स्कॉलर्स, डेलीगेट्स यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं और इस स्टैटिस्टिक्स जो अपने दैनंदिन जीवन का जो अभिन्न भाग है, इस संदर्भ में आपने सभी संकल्पनाएं और उस संदर्भ में आपने इन सभी को ओतप्रोत किया है और काफ़ी जानकारी आपके माध्यम से हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय रजनीश कुमार जी शुक्ल, इनकी प्रेरणा से इस संस्था में विद्यापीठ बनने में और गति प्राप्त होने में आपका अहम हिस्सा है। मैं आपका फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ।